लगता है कुछ दिन और चाहिए होंगे मार्केट्स को इस झटके को झेलने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतोष मीना है और राजेश पल्विया जी हैं। आप पहले तो दोनों का स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप दोनों ने समय निकाला बातचीत करने के लिए। राजेश सर, बताइए आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स, किस शेयर पे आपका नजर है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए आज जो सेक्टर हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो तो पहला सेक्टर है केमिकल स्पेस में। हमें यहाँ पे काफी अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो इस स्पेस में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा एक्यूमुलेशन लोअर साइड पे देखने को मिला। तो यहाँ पे हम दीपक नाइट्राइट को यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। जिस तरीके से दीपक नाइट्राइट में पिछले दिनों में एक करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 4 से 5 वीक में स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करके अब ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पे बाय करना चाहिए। 2400 2420 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। 2310 का स्टॉप लॉस रख के दीपक नाइट्राइट पे बाय करने की सलाह होगी। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल का। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट पे देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से काफी अच्छा मूव नियर टर्म सेटअप के हिसाब से दिखाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से पिछले वीक में एक अच्छा एक्शन था, करंट वीक में भी अब फॉलो अप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। 965 से 970 तक के अपसाइड हमें लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल पे आते हुए दिख सकती है। 902 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल को बाय करने के लिए। और जो तीसरा सेक्टर जो कि कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है आईटी सेक्टर, और उसमें टेक महिंद्रा का सेटअप काफी अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से लास्ट वीक में एक्शन बना था और करंट वीक में भी अभी हम देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग एडिशन बने हुए हैं स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है 1830 तक का मोमेंटम ये स्टॉक में कंटिन्यू रहेगा। तो टेक महिंद्रा को बाय किया जा सकता है 1745 के स्टॉप लॉस से। ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये सेंचुरी टेक्सटाइल, दीपक नाइट्रेट और एक टेक महिंद्रा, ये 3 शेयर आपकी लिस्ट में है जिसपे तीनों के तीनों बाई है, जिसपे आप बुलिश हैं। संतोष मीना भी हमारे साथ है। संतोष सर, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से आज के ट्रेड कौन से सर? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। मार्केट वैसे आज अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी अच्छी स्ट्रेंथ है। पुट राइटर एक्टिव है, जो पॉकेट्स बहुत सारे हैं जहां स्ट्रेंथ है, लेकिन मैंने जो 2 ऐसे स्टॉक चूज किए हैं जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है और इमीडिएटली कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। पहला मेरा स्टॉक भी आईटी पैक से ही है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और अभी अराउंड 554 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ 547 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 570 रुपीज का टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी है। यहाँ भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज पे अच्छा बेस बना के फिर से चलने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर मेरा 5600 का इमीडिएट टारगेट रहेगा एंड 5450 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2 शेयर आपने बता दें, एक तो डिक्सन टेक्नोलॉजी है और दूसरा केपीआईटी टेक है। टिपिकली हो कह रहा है कि एक ना एक आईटी शेयर आता ही है, क्योंकि वेटेज भी है और मार्केट भी चल ही रहा है। जैसे कि राजेश सर की लिस्ट में आया टेक महिंद्रा और संतोष सर की लिस्ट में आया केपीआईटी टेक, तो ये 2 शेयर्स तो आईटी के हो गए हैं। चलिए बिल्कुल, तो यानी ये 2 आईटी के स्टॉक्स और आज आईटी फार्मा, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आज केमिकल स्पेस से भी बाउंस अच्छा दिख रहा है और राजेश ने भी केमिकल स्पेस से ही यहाँ पर स्टॉक दिए हैं। एक बार डेरिवेटिव स्पेस में देख लेते हैं इस वक्त कौन से काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। जीएमआर इंफ्रा, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज आई जिसके बाद हमने देखा कि इस काउंटर में तेजी थी और बढ़कर वो तेजी लगभग 11% है। सेकेंड हाई जो बड़ा काउंटर जहाँ तेज दिखाई दे रहा है वो डेरिवेटिव स्पेस में वो केमिकल स्पेस से ही है, नवीन फ्लोराइन। एक्शन आज आपको कुछ सेलेक्टेड फार्मा स्टॉक्स में भी मिलेगा। इनफैक्ट आज पूरा पूरा केमिकल स्पेस में से आपको कई सारे स्टॉक्स जो एफएनओ में भी हैं और मिड कैप स्पेस में भी हैं, वहां अच्छा एक्शन देखने को मिला। नवीन फ्लोराइन, ग्रैन्यूल्स इंडिया, आपको आरती लिमिटेड, यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है और ये एक बाउंस बैक आपको दिख रहा है कई दिनों के बाद। इनफैक्ट बात करें इस पूरे साल में इस सेक्टर ने इतनी खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं थी। राजेश, आपसे ही पूछ लेते हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं थी केमिकल स्पेस ने। 2020 में अच्छा परफॉर्मेंस इस पूरे स्पेस का रहा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक सस्टेन्ड मूवमेंट नहीं रहती है। दीपक नाइट्रेट अगर थोड़े दिन अप मूव में होता है तो फिर एक कंसोलिडेशन या फिर एक टाइम वाइज करेक्शन में चला जाता है। आपको लगता है कि नाउ द वर्स्ट इज ओवर, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, या फिर अभी भी कुछ हेडविंड्स रह सकती हैं स्पेस के लिए? प्रियंका जी, देखे तो बिल्कुल ये स्पेस में देखे तो एक करेक्शन जो हुआ था हमने देखा था पिछले कुछ
हफ्तों में जो करेक्शन था, अब एक कंसोलिडेशन के दायरे से सारे स्टॉक्स बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें नवीन फ्लोराइन तो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी देखा। लास्ट वीक हम आपके साथ जुड़े थे जब वहां पे हमने उस पर बाय करने की सलाह भी दी थी। हमें लगता है दीपक नाइट्राइट में जो सेटअप बना, एक बेस फॉर्मेशन के कहीं ना कहीं यहाँ पे साइन बनते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक में एक ऑलरेडी एक करेक्शन हमने काफी हायर लेवल से देखा था, और 2200 के आसपास स्टॉक में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन किया है, हमें लगता है अब यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आगे आने वाले हफ्तों में भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 2500-2600 तक की अपसाइड हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक में आते हुए दिखेगी। तो बिल्कुल केमिकल स्पेस में कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। जैसे आपने दूसरे स्टॉक का नाम जिक्र किया, ग्रेन्यूल्स का भी अगर हम सेटअप देखें तो ये स्टॉक में भी जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रही है 340-345 जो कि एक इसका रेजिस्टेंस एरिया एक कंसोलिडेशन का, वो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ग्रेन्यूल्स में 345 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आना चालू होगी, ये स्टॉक भी एक अच्छा अपमूव यहाँ से आगे आने वाले दिनों में दिख सकता है। 345 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में 370-380 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अब आईटी के बाद एक सेक्टर जो कि एक टर्न अराउंड होते हुए दिख रहा है वो है केमिकल स्पेस, और हमें लगता है यहाँ पे फोकस करना चाहिए। काफी अच्छा अपमूव यहाँ से आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वेरी क्विकली एक और स्टॉक पे राय जानना चाहेंगे राजेश आपसे, स्नोमैन लॉजिस्टिक। इसको आप देखें, ट्रांसपोर्टेशन और बूस्टर शॉट्स होने के बाद आई थिंक आज इसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन में है और मेजरली फॉर द वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में है। 2020 में हमने देखा था इसमें बहुत अच्छा मूव आया, लेकिन 2021 में से परफॉर्म नहीं किया। अच्छी खासी कंसोलिडेशन और डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद अब ये फिर से तेजी पकड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको चार्ट्स पे, कैसा है काउंटर? तो काफी बड़ा एक करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला। हायर साइड से अगर हम देखें तो करीब 70 रुपए के आसपास से स्टॉक करेक्ट होते होते 35 तक करेक्ट हुआ। जिस तरीके से मंथली सेटअप बने हुए एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे देखें, जो बाइंग इंटरेस्ट बना डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छा बाइंग एक्शन विद वॉल्यूम ये स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप है, ये स्टॉक जैसे ही 45 का लेवल क्रॉस करेगा तो स्टॉक में अपसाइड में यहाँ पे हमें लगता है मूवमेंट जो एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, वो इसको 50-55 की तरफ लेके जा सकता है। तो एक बाय ट्रेड तो यहाँ पे बनता है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, पहला टारगेट होगा 45, छोटा ही टारगेट है, लेकिन 45 इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, उसके ऊपर निकल जाता है स्टॉक तो फिर 50-55 तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस एडवाइस देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा। ब्रेक में एक बार फिर आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही करीब अब आधे % की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सुबह करीब आधे % की गिरावट के साथ पहला टिका आया था, यानी कि जितनी गिरावट थी अब उतनी ही मार्केट के अंदर बढ़त है। आज सोमवार का दिन मार्केट के लिए जीत का दिन होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने क्रिटिकल 35,000 के लेवल के ऊपर आ गया है और निफ्टी 17,000 के ऊपर है, जो अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। खैर इस बीच इस साल की क्लोजिंग भी हो रही है, तो इस साल बाजार ने शानदार रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन अगले साल बाजार को लेकर अनिश्चितताएं दिख रही हैं। हालांकि एनालिस्ट अभी भी मिड कैप शेयरों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। मिड कैप सेगमेंट में एनालिस्ट की क्या राय बन रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको शरद दुबे देंगे, जो कि मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में हमने एनालिसिस किया है और इस क्राइटेरिया में जो एनालिस्ट की जो रिटर्न पोटेंशियल है अगले 12 महीने के लिए उसने हमें ट्रैक किए। तो सबसे पहले हम सेक्टर्स के बारे में बताएंगे कि अगले 12 महीने में कौन से सेक्टर में अच्छी रिटर्न पोटेंशियल देखने मिलेगी। तो सबसे पहले एनर्जी और फाइनेंशियल्स, ये दोनों सेक्टर जो है टॉप पे रहेंगे। लगभग 36% का रिटर्न पोटेंशियल देखने का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। थोड़ी सी दबाव जो है आने लगेगी आपके, जैसे आप कंज्यूमर स्टेपल्स में जाएंगे या आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जाएंगे, हेल्थ केयर में जाएंगे, ये सारे सेगमेंट्स में लगभग 16 से लेकर 17% तक का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिलेगा। अब आते हैं आपके लोअर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम में, जहां पे हमें देखने की थोड़ी मिल सकती है, स्पेशली आपके मटेरियल सेगमेंट में, यूटिलिटी सेगमेंट में, और आखिर में अगर बात करें टेक सेगमेंट में तो एक टाइप से नेगेटिव पोटेंशियल रिटर्न का अनुमान लग सकता है। लेकिन कौन से ये 5 मिड कैप स्टॉक्स हैं जिसके सबसे ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल देखने मिलेंगे? सबसे पहले आता है आपका पीएफसी और आरईसी। यहाँ पे लगभग 63 से लेकर 69% तक का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिलेगा। ये दोनों कंपनी जो है पावर सेक्टर के फाइनेंसिंग के ऊपर है और बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसमें ये फोकस रहेगा। अब आप देख सकते हैं बैंक्स में से
सिटी यूनियन बैंक है और फेडरल बैंक है, जहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 48 से लेकर 49% तक का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिला है। याद रखिए डिस्बर्समेंट्स और क्रेडिट ग्रोथ जो है में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है बैंक्स में दूसरे तिमाही में, तो इससे एक अच्छी ट्रिगर हो सकती है स्टॉक्स के बारे में। और आखिर में आपके PSU कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाँ पे लगभग 48% का रिटर्न पोटेंशियल दिखा है। तो ओवरऑल मार्केट के ट्रिगर्स क्या रहेंगे? तो सबसे पहले रहेगा महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगी आगे जाते हुए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, और उसके अलावा मार्जिन्स पे भी एक इम्पैक्ट रहेगा। उसके कारण आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है और मार्जिन्स में इम्पैक्ट हुआ है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एक इशू देखने मिलेगा। और याद रखिएगा जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें भी एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है, और इस बढ़त के कारण जो है जो कंज्यूमर डिमांड है वो भी स्प्रिंग अप हो रही है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। और आखिरी में मैं बात करूंगा जो ग्लोबल लिक्विडिटी है उस पे जो एक टाइप से ठहराव देखने मिल सकता है, और ये जो है इसी के कारण है क्योंकि US फेड की जो स्टांस है उसमें एक शिफ्ट और या बदलाव आई है। ये कुछ एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो कि मिड कैप को लेकर है कि आगे चल के क्या होगा। पीछे के तो आपको पता ही है जानकारी, लेकिन आगे चल के संभावित ग्रोथ किस किस सेगमेंट में मिलेगी और कितने नंबर्स के साथ मिलेगी ये आपको शरद बताते हुए थे। अब इस बीच आप थोड़ी देर पहले एक खबर भी देख रहे थे वेदांता के रिगार्डिंग NCDs के जरिए 1000 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, ये पैसा आता है, डिबेंचर्स के राइट मिलते हैं, पैसा कंपनी के पास ही रहता है कैपिटल एक्सपेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं। ये खबर भी थोड़ी देर पहले आप नीचे देख पा रहे थे। मिड कैप के शेयर्स में राजेश सर, अगर मैं एक शेयर आपसे पता करूं कि जो 2022 का शेयर होने वाला है मिड कैप में वो कौन सा है, अगर आप बता दें तो ठीक है, तो थोड़ी हेल्प करने के लिए मैं आपको बता सकता हूं, क्या पूना वाला फिनकॉर्प हो सकता है? ये बिल्कुल डिम्पी जी, पूना वाला फिनकॉर्प हमारी बाय लिस्ट में है, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में सेटअप बना हुआ है बिल्कुल ये स्टॉक को ध्यान में रखा जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, अगर मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखूं तो पिछले 5 से 6 महीने में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। ईयरली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में ऑलरेडी एक लंबी रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी विजिबल है। तो जिस तरीके से इसके चार्ट सेटअप है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, बिल्कुल हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करते हुए दिख सकता है आगे आने वाले महीनों में। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट करीब 260 से 270 तक की अपसाइड ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हुए दिख सकती है। तो ये स्टॉक को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के तहत बिल्कुल बाय करते हुए रहना चाहिए। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने के लिए वो होना चाहिए करीब 165 के आसपास। तो कोई भी डिप मिलती वॉलेटिलिटी में तो ऐड करें, 260-270 तक के टारगेट हमें लगता है लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं अगले साल में। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या पसंद होगी राजेश मिड कैप स्पेस से? और पुणे वाला फाइनेंस तो पसंद आता है आपको, लेकिन आपने अगर कुछ सर्च आउट किया हो, क्योंकि इस टाइम पर दिस इज अ टाइम जब नए साल में एंटर हो रहे हैं और कई जगहों पर लोग अपने पोर्टफोलियो को रीचेक करना चाहते हैं, न्यू एडिशंस करना चाहते हैं। तो देखिए हमें केमिकल स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, और हमें लगता है कि केमिकल स्पेस को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफ़ी स्टॉक्स जो अगर हम देखें मिड कैप स्पेस से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला था, लेकिन अभी करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहे हैं। हमें उसी स्पेस से एक स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है, वो है नोसिल का। नोसिल में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है, 300 के आसपास से स्टॉक करेक्ट होकर अभी 220 के आसपास अवेलेबल है। और जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम देखें लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, ईयरली चार्ट पे अगर हम देखें तो जो एक करेक्शन के बाद एक जो ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें सस्टेन्ड है, तो हमें लगता है ये स्टॉक को इस लेवल पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। 220 के आसपास स्टॉक अवेलेबल है, हमें लगता है 180 यहाँ से स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड में हमें लगता है वापस स्टॉक में अब ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा आने वाले महीनों में। 300-320 तक की टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले महीनों में, आने वाले महीनों में इसमें देखने को मिल सकता है। तो नोसिल एक स्टॉक है हमें जो काफी पसंद है करेक्शन के बाद। करेक्ट, तो यहाँ पर फोकस हमारा लगातार बना हुआ है मिड कैप पर। नोसिल एक स्टॉक बताया है यहाँ पर राजेश ने जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, उनको पसंद आता है। और पूना वाला फिनकॉर्प भी यहाँ से एक लंबी अवधि के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। संतोष, चूंकि मिड कैप पर ही हम लोग हैं और मुझे यहाँ पर डिम्पी और प्रियंका ने जो सवाल अभी पूछा वो मुझे इतना पसंद आया कि मैं फिर वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगले साल के लिए 2022 की में अब हम एंटर करने वाले हैं, मिड कैप स्पेस में आपकी नजर कहाँ है? अगर एक पिक आपको करना है तो आप किसे करेंगे?
मेरा भी व्यू बुलिश है मिड कैप और स्मॉल कैप पे। जहां मेरा टॉप सेक्टर है वो कैपिटल गुड सेक्टर। यहाँ फंडामेंटली भी काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं और टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। और टेक्निकली भी मैं बात करूं तो बीएससी कैपिटल गुड इंडेक्स अपने 14 साल के डाउन ट्रेंड से बाहर निकल रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट आते दिख रहा है, तो इस स्पेस पे फोकस रखना चाहिए। और इस स्पेस से मेरा जो टॉप पिक है, पहला है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, सेकंड है एक्शन कंस्ट्रक्शन, तो इन दो स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। कार्बोरंडम की बात करूं तो अभी 925 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे 1500 तक के टारगेट इसमें नजर आ रहे हैं। नीचे इसमें 800 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। वहीं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो ये इंफ्रा प्लस कैपिटल गुड्स दोनों का नीचे 200 एक अच्छा बेस बनते नजर आ रहा है। ऊपर में इसमें 300 इवन 400 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कार्बोरंडम पर फोकस कर सकते हैं आप, वो पसंद आता है। और उसके अलावा एक्शन फाइनेंशियल्स एक और स्टॉक बताया यहाँ पर संतोष ने, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन, माफ कीजिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन स्टॉक बताया जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। साल 2022 में कौन से वो आइडियाज हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं अपने पोर्टफोलियो में जिनको आप ऐड कर सकते हैं, कौन से हैं जिनसे दूर रह सकते हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार कोशिश ये हो रही है कि हम आपको मदद करें आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। नए साल में वो एक तैयारी और आपको करनी चाहिए जिस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन फोकस यहां पर एक और मुद्दे पर है, और वो ये है कि अब सरकार ने तय किया है कि वो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन करेगी। साथ ही साथ यहां पर बूस्टर डोज की बात भी सरकार ने कही है, प्रिकॉशनरी डोज जो दी जाएगी यहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स को या फिर जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ लोग हैं उनको। तो फोकस कोविड पर लगातार बढ़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर हमने आज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आर एस शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए जो बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू होने वाले हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। The vaccination for children is starting on 3rd of January. So therefore we will open the platform on 1st of January for registration on COVID. Tested the scalability of the platform and it has withstood and therefore the process is extremely going to be simple. People are not going to experience any delays whatsoever. If the parents have got themselves registered, husband and wife with one mobile phone, they can add their 2 children also again on the same mobile phone. That's not a problem. But if there are already 4 people registered, then you can open another account by registering a new mobile phone number. So that's also going to be very simple. तो माता पिता अपने बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं अपने सेम प्रोफाइल में, और अगर 4 से ज्यादा लोग होते हैं परिवार में तो आप एक नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये आर एस शर्मा जी समझाते हुए 3 जनवरी से यहां पर सरकार ने तय किया है कि वो 15 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनको अब वैक्सीनेशन देना शुरू करेंगे। लेकिन देश किस तरह तैयार है ओमिक्रॉन से निपटने के लिए? हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इसके नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि किसी तरह का कोई क्राइसिस हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई तो क्या होगा? हमने आज सुबह बात की मैक्स हेल्थ केयर के एमडी डॉक्टर अभय सोई से भी, और उन्होंने ये भरोसा जताया है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने कोई बढ़ोतरी एडमिशंस में नहीं देखी है, हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशंस में। सो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अभी ज्यादा पेशेंट्स या 5% या 10% भी ऑक्यूपेंसी हुई है, इस चीज की कुछ भी नहीं हुई है। तो 2, 4, 5, 10 पेशेंट्स हैं। पिछले टाइम पीक में 2000 के ऊपर पेशेंट्स हैं हमारे पास। सो अभी तक तो कोई भी नहीं हुई है। लेकिन जहां तक तैयारी का सवाल है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड प्लांट्स हैं, हमने सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजनेटेड प्लांट्स भी लगाए हैं, चाहे हमने स्टॉकिंग जो करी है सप्लाई चेन की तरफ मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन की, या पीपल ट्रेनिंग। इस टाइम पीडियाट्रिक में ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो पीडियाट्रिक ट्रेनिंग हुई है, उसके प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश हुए हैं। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, आपने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और स्पीड ऑफ चेंज ओवर जो है कोविड से नॉन कोविड पे ले जाने के लिए और या नॉन कोविड से कोविड ले जाने के लिए, वो हमने 24 से 48 घंटे में करना शुरू कर दिया। सो बहुत इसमें तैयारी तो बहुत हुई है, बहुत ड्राई रन भी हुए हैं, बहुत प्रिपरेशंस भी हुई हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि तैयारी है इस टाइम पिछले टाइम के समान बहुत ज्यादा। लेकिन अब क्या अनसर्टेनिटी से क्या इसका ओमिक्रॉन का प्रेशर आता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैक्स हेल्थ केयर के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि काफी हद तक तैयारियां हैं और अभी इतने कोई सिवियर केस नहीं आया, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से देश के
ट्रेड डेटा पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, यानी एक्सपोर्ट सेक्टर किस तरह की मुश्किलों में फंसा हुआ है। इंडस्ट्री के मुताबिक पिछले एक महीने में नए ऑर्डर्स में करीब 30% की कमी आई है। सारे डेटा फिगर्स के साथ, ये ट्रेड डेटा की फिगर्स के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी बने हुए हैं। प्रकाश से जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और आगे कितना इम्पैक्ट और भी एंटिसिपेट करके रखना चाहिए। देखिए, ओमिक्रॉन के जो मामले हैं पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगे हैं और उसका असर जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर पर दिखने लगा है। 2021 में जो नए ऑर्डर्स में तेजी आने की शुरुआत हो गई थी, उस पर एक बार फिर से ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है और एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो मुश्किलों में घिरता हुआ दिख रहा है। सरकार के अंदर जो हमारे सोर्स हैं वो भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अगला 15 दिन जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि 15 दिनों में ज्यादा डेटा अवेलेबल होंगे और इससे ये पता चलेगा कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जो है वो कितना रहने वाला है। आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट है, केमिकल्स है, टेक्सटाइल है, होम अप्लायंसेस है, जिसके एक्सपोर्ट पर अभी से असर दिखना शुरू हो गया है और सबसे ज्यादा जो असर दिख रहा है अभी तक वो एग्रो प्रोडक्ट सेक्टर पर दिख रहा है। इंडस्ट्री के हिसाब से करीब 30% के आसपास जो फ्रेश ऑर्डर्स हैं उसमें कमी अभी तक आ चुकी है और सबसे ज्यादा यूएस, यूरोप और खाड़ी देशों से जो है ऑर्डर्स होल्ड पर डाले जा रहे हैं। बायर्स जो हैं अभी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में रहना चाहते हैं, वो हालात को समझना चाहते हैं। एक और पहलू है जिससे मुश्किलें बढ़ी हैं, वो है सी फ्रेट। इंडस्ट्री के हिसाब से पिछले 5 दिनों में ही इसमें करीब 25% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो खाड़ी देशों में कंटेनर भेजने के लिए प्रति कंटेनर करीब $300 की बढ़ोतरी जो है चार्जेस में वो अभी तक हो चुकी है। इससे सबसे ज्यादा जो असर हो रहा है वो जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं उन पर हो रहा है। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर जो सरकार अभी तक इंसेंटिव्स देती आई थी, जो कि 3 से 10% के रेंज में होता था, उसको घटाकर 0.5% कर दिया है। इससे भी इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ी हैं ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए और सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रभावित हो रहे हैं वो छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, ये एक अहम जानकारी आपको मिल रही है कि 30% तक के जो नए ऑर्डर्स हैं वो कम लग रहे हैं एक्सपोर्ट फ्रंट पे। सरकार एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहती है, एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे 30% ऑर्डर्स आपको कम दिख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स की जब बात छिड़ी है तो चावल का भी एक्सपोर्ट्स काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए एक शेयर जो आपकी लिस्ट में था राजेश जी, वो था दावत। आप पहले भी एक बार इसको बता चुके, उसका अच्छा चला था। सारे प्रॉफिट्स बुक कर लें या फिर अभी भी गुंजाइश है, बाकी है? नहीं डिम्पी जी, बिल्कुल दावत को होल्ड रखना चाहिए। जिस तरीके से सेटअप है इसका अगर हम देखें तो इसको तो अगर हमें लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न ये स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम इसके मंथली सेटअप को एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट इसमें बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक तो आगे आने वाले दिनों में 3 डिजिट में भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो 110 से 120 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पे इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 74 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 77 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 77 से 74 ये रेंज में बाय एंड एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखे करीब 66 का और टारगेट हमें लगता है 110-120 तक के आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। राजेश, एक और स्टॉक पे आप नजर डालें। एफएनओ का इस वक्त का सबसे टॉप मूवर जो काउंटर है वो जेएमआर इंफ्रा है, उसके रीजंस भी है। पहले तो इंडोनेशियन मार्केट में फोरे किया, वो एक ट्रिगर था बड़ा, और अब बात इस तरह की अभी आ रही है कि अपने नॉन एयरपोर्ट दूसरी जो एंटिटीज हैं उन्हें अलग से लिस्ट कराने की बात की जा रही है। ये बड़े ट्रिगर्स स्टॉक के लिए हो सकते हैं आगे आते वाले समय में। आप जीएमआर के स्टॉक को अगर देखें, किस तरह की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ से लंबे समय के लिए अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया कोई रखे तो किस तरह के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकता है? आज तो काउंटर अच्छी खासी तेजी दिखा ही रहा है। या बिल्कुल, काफी अच्छा मूव आज स्टॉक में देखने को मिला और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे आज ब्रेकआउट हुआ विद वॉल्यूम एक्शन, हमें लगता है ये स्टॉक आगे आने वाले हफ्तों में भी और तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है इसके टारगेट हमें लगता है यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं, करीब 56 रुपए से 58 रुपए तक के अपसाइड इसमें बनते हुए दिख सकती है। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखना होगा, लेकिन ब्रेकआउट ये दिखाते हैं कि अब ये स्टॉक एक अच्छा मूव यहाँ से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 41 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 56 रुपए से 58 रुपए तक के अपसाइड इसमें हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो लॉन्ग साइड का ही व्यू है हमारा जीएमआर पे। जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे, स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले। चले, बिल्कुल। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और फर्टिलाइजर काउंटर्स पर भी बात होगी, जहां पर आज एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है। कहीं मच जाएगा।
डेज हाई के पास दिखाई दे रहा है बाजार, हल्का सा दबाव ऊपरी तरफ से, लेकिन आधा % की बढ़त अब भी है निफ्टी में। 17,080 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी आज साथ साथ चल रहा है, आधा % वो ऊपर है 190 पॉइंट के करीब। 35,000 का जो अहम लेवल है उसे होल्ड किया हुआ है। उम्मीद करेंगे आधे घंटे का जो कारोबार बाकी है उसमें आज बाजार निफ्टी जो है वो 17,000 के ऊपर ही और बैंक निफ्टी खासतौर पर 35,000 के ऊपर ही चले तो बेटर बाजार के लिए संकेत माने जा सकते हैं। हमने देखा आईटी और फार्मा ये कुछ स्पेसेस हैं जहां से बाजार में आज सपोर्ट मिल रहा है, तो ये स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन एक और स्पेस है जहां पर हमारा फोकस है और वो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाला। भारतीय फूड सर्विसेज सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में काफी तेजी से बढ़त हो रही है। बाहर खाना पीना और मैकडॉनल्ड्स का नाम आए ऐसा तो संभव नहीं है। इसी को लेकर हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला ने मैकडॉनल्ड्स के वाइस चेयरमैन अमित जाटिया से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उसका एक हिस्सा। Things are shaping up quite well, I must say. I think consumers need the change. Consumers are tired of just sitting at home. Consumers want to be out there, and consumers want a change from their home cooking. So, to some extent, as the restrictions kept reducing, our sales bounced back pretty quickly. Not only did the delivery and the off-premise business stayed where it is, but as in-store started coming back, we actually started getting positive same-store sales. That's a very positive sign to see that, you know, when things are recovering, obviously, you know, things coming back is a great sign. Now, I do want to talk about, I can see your, you know, breakfast menus and gourmet burgers coming in and all. So, in terms of breakfast menus, you know, breakfast was one thing that you did see an impact, because all throughout also, breakfast was one thing that did take a hit because offices were shut. Now, you know, when you talk about breakfast menu, what are your strategies there? People have started focusing more on health because of COVID as well. Sure. So, what is the understanding coming in on the breakfast menu front? Sure. In fact, I'll take your cue on the health for breakfast because our breakfast menu is around eggs, it's around freshly cooked and so on, grilled products. And globally, McDonald's is very popular with breakfast. And to that extent, the breakfast menu has done very well. In the short term, of course, during the time of COVID, we had to sort of stop breakfast, primarily because there was nobody really going out there. And we wanted to focus on the core menu. But now over 80 restaurants are back with breakfast, and it's picking up and coming back to its old levels. The other big advantage we have with breakfast is coffee. And now that there is a McCafe everywhere, that kind of goes very naturally with breakfast. Absolutely. And of course, who else could have a dosa masala burger, right? Absolutely. And that links very beautifully with breakfast. That is something that is very interesting of McDonald's, like actually catching the palate of our Indian taste buds as well. And you know, that launch has surely done well for us as well. You know, what I wanted to talk about, sir, as well is in terms of overall, when you talk about McCafe now. So when you are talking about McCafe, and you know, when we come across to, you know, there are a lot of smaller players coming in, international brands coming in terms of McCafe as well. So how do we compete with these brands? You know, what is the competition that comes in for McCafe? Because there are a lot of smaller players that have come in this space. So you know, the good thing about all the small players, about more burger players, is actually it starts increasing the relevance of the product to the consumer. So what has happened is that the segment is still very small. The frequency of eating out in India is very small. So to give you an example, out of 100 occasions of us eating as people, people are still eating out only 8 to 10 times, even in a city like Bombay. So तो काफी दिलचस्प डिस्कशन वहां पर चल रहा है कि किस तरह से लोग बाहर आना चाहते हैं। जैसा कि अब बता रहे हैं जाटिया साहब कि काफी लंबे समय तक कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, और अब ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं इनको ये मौका मिल रहा है कि वो लोगों को सर्व कर पाएं, और जाहिर तौर पर नए नए इनोवेशंस भी आ रहे हैं बाजार में। इसकी वजह से जो है ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है इन कंपनियों में। संतोष, क्विक सर्विस स्पेस जो है, सफायर फूड्स हुआ या बर्गर किंग हुआ, क्या इस स्पेस में आपको कोई स्टॉक पसंद आता है हमारे जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनमें से? टॉप पे तो जुबिलेंट फूड ही रहेगा, क्योंकि फंडामेंटली एंड टेक्निकली काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। और रिसेंटली लिस्टेड कंपनियों की बात करें तो एक देवयानी ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया था, एक करेक्शन आया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर वापस ये 160 से 165 की रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो कोई अगर यहाँ एंट्री लेना चाहता है तो देवयानी में 150 के स्टॉप लॉस से एंट्री ले सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 200।
बिल्कुल, तो जुबिलेंट फूड पसंद आता है संतोष को QSR स्पेस से। संतोष, एक स्पेस और चेक कीजिए फर्टिलाइजर स्टॉक का। आज सारे काउंटर्स में अच्छी मूव है और कुछ दिन पहले जब ये बात आई थी कि यहाँ पर सब्सिडी, एडिशनल सब्सिडी मिल सकती है, प्राइस अप्रिसिएशन हो सकता है, तो हमने देखा था स्टॉक्स में रन अप आया था। अब फिर से आज सारे स्टॉक्स आप देखें फर्टिलाइजर में, चाहे कोरोमंडल हो, टाटा केमिकल्स हो, इन सब में एक अच्छी तेजी है। दो बड़े ट्रिगर्स हैं इनके लिए, एक क्योंकि यूनियन बजट से पहले और यूपी इलेक्शन से पहले। आपको लगता है कि इस पैक में थोड़ा सा लंबा नजरिया अगर रखें तो यहाँ से कोई अच्छी पिक्स निकल सकती हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया इनफैक्ट? यस, बजट के पहले नॉर्मली एग्री केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है और मुझे लगता है शायद इस बजट के पहले भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस बार शायद एग्री पे फोकस बजट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और टेक्निकली भी कुछ जो स्टॉक्स है, स्पेशली चंबल फर्टिलाइजर में अच्छी स्ट्रेंथ है, रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, एंड यूपीएल में तो चंबल फर्टिलाइजर में मेरे हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। अभी 385 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर 450 का टारगेट रहेगा, नीचे 350 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा यूपीएल काफी अंडर परफॉर्म किया था लार्ज कैप्स में, अब लेकिन स्ट्रेंथ शो कर रहा है धीरे धीरे, तो मुझे लगता है यहाँ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 700 के स्टॉप लॉस से फॉर द टारगेट ऑफ 850-900 के लिए अप्रोच किया जा सकता है यूपीएल को भी। एक और स्पेस, कॉफी स्पेस आप देखिए, टाटा कॉफी भी आज अच्छी तेजी के साथ काम कर रहा है और बॉम्बे मुमरा भी, वो भी कॉफी प्लांटेशन में है। इस स्पेस में आपको एक्शन दिख रहा है? यहाँ पर कुछ यहाँ कोई स्टॉक पिक आपकी होगी रिकमेंडेशन? मेरी जो नजर में आया, वैसे कॉफी स्टॉक्स और टी स्टॉक्स में सडनली एक मूवमेंट आया है, लेकिन मेरी जो नजर में है वो है CCL प्रोडक्ट। ये काफी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे हिसाब से इसमें BTST और शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सकता है। हमें 470 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा ही है 410 का, तो इसको CCL में ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं। एक्चुअली कॉफ़ी के शेयर्स के अंदर एक मोमेंटम मिलता है। दो बड़े देश हैं, एक तो भारत, हालांकि भारत की रैंकिंग अपने चौथे 5वें नंबर पर है, बट ब्राज़ील जैसा बड़ा देश कॉफ़ी सप्लाई करता है, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं। और डिस्टर्बेंसेस क्या है इसकी जानकारी धीरे धीरे आपको मिल जाएगी, बट ये है कि CCL प्रोडक्ट और टाटा कॉफ़ी इसी वजह से सडन स्पाइक के साथ एक चल रहे हैं। एक AFP की एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद से इसमें एक मूवमेंट आया। एक शेयर में आपको और नोटिस कराते हैं, इसके बारे में पूछेंगे किस दिन और, लेकिन नोटिस जरूर कीजिएगा, वह पार्श्वनाथ डेवलपर्स। ये पुराना रियल एस्टेट की कंपनी है जिसके अंदर आज सर्किट लग गया है। एक बार जरा इसको दिखाएं आप, पार्श्वनाथ के अंदर सर्किट होगा, ये सर्किट है। इसकी चर्चा करेंगे कल, क्योंकि आज तो कुछ हो नहीं सकेगा, लेकिन ध्यान में रखेगा इस शेयर को। राजेश सर, एक शेयर जरा आप और देखिए, वो है ग्रीव्स कॉटन। जैसे हम बता रहे थे ना कि नई सीरीज 2022 के अंदर ई व्हीकल्स भी एक नई सीरीज के अंदर है। ग्रीव्स कॉटन को देख सकते हैं क्या? काफी समय से स्टॉक को अगर हम देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हालांकि रेंज इसकी काफी ब्रॉड है, 125 से लेके 160 ये एक रेंज बनी हुई है स्टॉक की। और जिस तरीके से इसका सेटअप है, हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्टॉक में, क्योंकि एक रैली के बाद स्टॉक अब ये वापस से एक कंसोलिडेशन का यहाँ पे इसमें दौर चलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 125, 126 ये काफी अच्छे सपोर्ट बन चुके हैं, तो ये स्टॉप लॉस रखेंगे 125 के आसपास का। हमें लगता है कि ये अपर बैंड जो इस कंसोलिडेशन का वहां तक तो एक बार का अपमूव यहाँ पे बन सकता है 160 तक का। 160 का ब्रेकआउट जब ये स्टॉक में होगा तो फिर इसमें जो बड़े टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 185 से 190 तक के, तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। स्टॉक एक करेक्शन के बाद अब एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है और हमें लगता है कि वापस आगे आने वाले हफ्तों में इसमें रैली यहाँ से रिज्यूम होते हुए दिख सकती है। आज रियल एस्टेट की ना कुछ एक ऐसे शेयर्स एक्टिव हैं जो कि कई दिनों बाद दिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको पार्श्वनाथ नोटिस करवाया, इसी तरह से एक और शेयर नोटिस कीजिए, वो भी 10% ऊपर आ चुका है, वो है सनटेक रियलिटीज। सनटेक SUNTECH, आपको जरा स्क्रीन पे लेके आइए, वो भी देखिए। और संतोष, एक बार जरा ये शेयर आप देखो, ये 10% ऊपर आया। ये सेकंड हाफ का वॉल्यूम बड़ा इंटरेस्टिंग है और भाव भी बड़े इंटरेस्टिंग है। इसको लेके जा सकते हैं, फिर कल का कल देखें, आज 10% ऊपर है ये। जी, पहले भी बता चुका हूं कि मैं रियल एस्टेट पैक पे काफी बुलिश हूं और 2022 में शायद कैपिटल गुड्स के बाद रियल एस्टेट और इंफ्रा ही होंगे जो परफॉर्म कर सकते हैं। सनटेक रियल्टी की बात करें तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब ये आउट परफॉर्म करते नजर आ रहा है। फ्रेश एक ब्रेकआउट आते दिख रहा है ट्रेंड लाइन, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का, तो मेरे हिसाब से इसमें BTST भी अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि इमीडिएट जो टारगेट आ रहा है 500-505 की रेंज का आ रहा है, तो यहाँ से 15-20 रुपीज के लिए अप्रोच किया जा सकता है और इसके ऊपर निकलता है तो फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी इस काउंटर में। और इमीडिएटली जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो इसका 50-day मूविंग एवरेज अराउंड 458 के आसपास है, वहां का बन रहा है।
करेक्ट। एक और स्पेस जो फोकस में है वो है छोटी फार्मा कंपनियां, मिड साइज फार्मा कंपनियां हम देख रहे हैं फ्यूचर्स में। इनफैक्ट आज टोरेंट फार्मा आप देख सकते हैं करीब 3.5% ऊपर दिखाई देगा। लॉरस लैब्स आज करीब 3-3.5% ऊपर है। इसके अलावा ग्लेनमार्क हमने देखा 2 से 2.5% ऊपर, औरबिंदो फार्मा करीब 3% ऊपर। राजेश, आप बड़े प्लेयर्स के साथ रहना चाहेंगे फार्मा में या मिड कैप स्पेस में छोटे प्लेयर्स आपको ज्यादा पसंद आएंगे? कौन सा टॉप पिक होगा आपका? तो देखिए, फार्मा स्पेस में भी कहीं ना कहीं एक बाइंग का इंटरेस्ट बना हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों से देखें तो स्टॉक में, सारे स्टॉक्स में करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। और इसी में अभी आपने जिन स्टॉक्स के बारे में जिक्र किया उसमें से अरविंदो फार्मा हमें यहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। पिछले दिनों में जो वॉलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक अपने आप को एक स्टेबल तरीके से रखने में कामयाब हुआ और जिस तरीके से अब 700 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है अरविंदो फार्मा को यहाँ पे देखना चाहिए। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चार्ट सेटअप है, वीकली चार्ट सेटअप के अगर हम एनालाइज करें तो, और हमें लगता है 780 तक की अपसाइड ये स्टॉक में आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो अरविंदो फार्मा यहाँ पे एक प्रिफर्ड पैक रहेगा इस स्पेस में। स्टॉप लॉस होगा करीब 705 के आसपास। और लार्ज कैप में हमें यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का सेटअप भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में काफ़ी बड़े समय के बाद स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है और अब स्टॉक में जो बेस बना है करीब 4500 के आसपास और नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी विजिबल है। तो हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी में भी एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन है 4900 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 4650 ये स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी को भी फोकस में रखा जा सकता है, बाय किया जा सकता है। और राजेश, आपसे पूछना चाहूंगा वो है मैक्लियोड रसल का। यहां पर भी हमने अच्छी खासी मूव आज देखी आते हुए, करीब 5.5-6% ये ऊपर आपको दिखाई देगा। आपको लगता है कि ये ले जाना चाहिए कल के लिए या छोड़ दिया जाए? देखिए, ये स्टॉक में अभी भी हमें लगता है जब तक ये 28 रुपए का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा हमें लगता है सप्लाई इसमें हायर साइड पे यहाँ आते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक ने एक अच्छा अप मूव दिया है आज के सेशन में, बट 28 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। 28 के लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें लगता है फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। तो अभी मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। 28 के बाद इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये भी एक और काउंटर चाय और आज कॉफी, इन प्लांटेशन से, टी कॉफी प्लांटेशन से आज जुड़े हुए सारे काउंटर्स में एक अच्छा अप मूव है। संतोष, अभी आप बता रहे थे कि आप रियल एस्टेट पैक पे बुलिश हैं, तो 2020 के लिए अगर हम टॉप सेक्टर्स अगर समझना चाहें एक बार, आपकी राय कहाँ कहाँ होंगे? हमने देखा इस साल सबसे ज्यादा परफॉर्म किया मेटल्स ने, दूसरे नंबर पे रिटर्न दिया रियल एस्टेट ने और उसके बाद PSU बैंक्स ने। अगर ऐसे आपको एक वेटेज बतानी हो में या फिर एक टॉप ऑफ द लिस्ट शेयर करनी हो तो आपकी टॉप 3 सेक्टर्स कौन से रहेंगे? प्रियंका जी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि मेरा टॉप सेक्टर जो है फर्स्ट पे कैपिटल गुड्स रहेगा, सेकंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा एंड थर्ड पे रियल एस्टेट रहेगा। तो ये 3 सेक्टर पे फोकस करना चाहिए क्योंकि रियल एस्टेट की बात करें तो 10 साल के डाउन ट्रेंड से बाहर आ रहा है। वहीं कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 14 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया था, वहां से 14 साल का डाउन ट्रेंड कंप्लीट करके स्टार्ट हो रहे। तो इन 3 सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए। कैपिटल गुड्स से मैं बता चुका हूँ, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, थर्मैक्स जैसी कंपनी पे फोकस रखना चाहिए। एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रा में PNC इंफ्रा, KNR कंस्ट्रक्शन, ये मेरी टॉप पिक्स है। एंड रियल एस्टेट में शोभा हमारा टॉप पिक है, ओबेरॉय रियल्टी है, ब्रिगेड इंटरनेशनल है, सनटेक रियल्टी भी काफी अच्छा कर सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मेरे नजर में आने वाले साल के लिए। नहीं, आप बिल्कुल आपकी कॉन्वर्सेशन को सुना था, इसीलिए हम चाह रहे थे कि और डिटेल में आपसे समझें। इनफैक्ट राजेश से भी समझ लेते हैं। राजेश, आपकी पसंद कहाँ होगी? अगर हम एक सेक्टर्स वाइज समझना चाहें तो आपके टॉप 3 परफॉर्मिंग सेक्टर्स जहां आपको लगता है कि अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और उनमें कुछ स्टॉक्स जो आप हमसे शेयर करना चाहें। तो देखिए प्रियंका जी, IT सेक्टर पे तो हम कंटिन्यूसली बुलिश बने हुए, हमें लगता है IT यहाँ से आगे आने वाले समय में भी अच्छा करते हुए दिखेगा। तो पहला सेक्टर तो हम IT, दूसरा हमें भी रियल एस्टेट अच्छा लगता है, तीसरा सेक्टर टेक्सटाइल। ये 3 सेक्टर हमें लगता है कि यहाँ से अगले आने वाले समय में काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ से दिखाते हुए दिख सकते हैं। तो IT सेक्टर में हम यहाँ पे स्टॉक जो एक रहेगा लार्ज कैप में हम जाना चाहेंगे इन्फोसिस के साथ। हमें लगता है इन्फोसिस काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ और जिस तरीके से स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव यहाँ से दिखा सकता है। हम 2000 तक के ऊपर तक के टारगेट भी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले समय में। तो इन्फोसिस एक पिक होगी और दूसरा जो हमें स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बिरला सॉफ्ट का। तो ये दोनों स्टॉक्स IT सेक्टर से हमें प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें
तो हमें यहाँ पे ब्रिगेड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और दूसरा स्टॉक इंडिया बुल रियल एस्टेट, ये दोनों स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है। ब्रिगेड में तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, और हमें लगता है कि और भी यहाँ से अप ट्रेंड यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। इंडिया बुल रियल एस्टेट में जरूर एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है इंडिया बुल रियल एस्टेट में एक अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे हमें लगता है कि काफी अच्छे अपमूव आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। हम यहाँ पे 250 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तीसरा सेक्टर हमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, और उसमें हमें इंडो काउंट काफी अट्रैक्टिव लगता है। जिस तरीके से इंडो काउंट का सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। 239 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक रैली के बाद स्टॉक में करेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं एक डेज फॉर्मेशन यहाँ पे वापस बनते हुए दिख रहा है, तो आईसीआईएल को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हमें लगता है इसमें जो टारगेट बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो होना चाहिए करीब 320 से 340 तक के। ठीक है। संतोष, मैं जरा जल्दी से ना 3-4 शेयर आपसे पूछूंगा, आप जरा फटाफट बताते जाइए इसमें करना क्या है। एक तो आरबीएल कल एफ&ओ बैन में चला जाएगा, चांसेस ज्यादा है एफ&ओ बैन में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इसका बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्या आरबीएल को आज कुछ ट्रेड करें या नहीं करें? वैसे तो हमारे हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा, अभी भी 19% नीचे, छोड़ दें, लीव? मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना चाहिए, बाइंग के लिए भी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और जिसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो इतना बड़ा पैन देख रहा है, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम आज जो लो बनाया उसके स्टॉप लॉस को रखिए, अदरवाइज स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। इस बीच एक शेयर और है, वो है पारस डिफेंस का, जिस नीचे खबर चल रही है कि उसको एक ऑर्डर मिला है डीआरडीओ से, जो कि भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। ऑर्डर के बाद 6.5% ऊपर है। ऑर्डर का इंपैक्ट है या फिर लेके जाने वाला शेयर भी है? स्टॉक का टेक्निकल चार्ट बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, लेकिन फिर भी हमें पिछले कुछ दिनों का ही चार्ट देखो तो 650 के आसपास इसने एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से 650 के स्टॉप लॉस उसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चलता है तो 800 इमीडिएट टारगेट है। 800 के ऊपर निकलने पर शायद हमको 900-1000 रुपीज तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक और शेयर दिखाता हूँ, वो है केपीआर मिल। अभी राजेश सर कहते हैं कि टेक्सटाइल पे बुलिश है, केपीआर मिल पे नजर गई, शेयर 10% ऊपर आ गया। एक बार उसका चार्ट भी दिखाई इंट्राडे। संतोष सर जल्दी से बताइए इसमें क्या करना है, लेके जाएं, नहीं ले, क्या करें? इसको लेके जा सकते हैं, ये फंडामेंटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर में, इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको डेफिनेटली लेके जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 725-750 फॉर इमीडिएट बेसिस। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जी एंटरटेनमेंट में जब से खबर आई है तब से टूट रहा है, 318 हो चुका है, बेस बन गया या फिर बेस बनना बाकी है? 300 के नीचे तो नहीं चला जाएगा? 290 पहराना इसका पुराना बेस है। आई बिलीव 300 से 390 की रेंज में जाने के चांसेस बन रहे हैं। वहां से शायद इसमें फिर से बाइंग इंटरेस्ट आते दिखेगा हमें, क्योंकि 300 के पुट पे अच्छा बेस है और टेक्निकली भी अच्छा सपोर्ट, तो शायद मुझे 300 से 290 का एरिया लगता है जहां से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारे स्टॉक्स जिन पर राय आपको मिली अभी, तो बाजार इस वक्त आज 17,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है। हम खुले एक प्रेशर के साथ जरूर थे, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने लगभग 500 तक का डिप भी देखा एक ही दिन में, और उसके बाद अब 200 पॉइंट रिकवर भी हो गया। सो एक अच्छा रेंज से बाहर एक निकलते हुए बाजार दिख रहा है। 35,000 के ऊपर कारोबार करते हुए बैंक निफ्टी। कई सारे स्टॉक्स जो हम डेरिवेटिव स्पेस में देख रहे हैं, जहां पर अच्छा एक्शन है, और 8-10% की मूव तक आपको देखनी है। उसमें पॉकेट्स हैं, उसमें फर्टिलाइजर पॉकेट है, उसमें आईटी पॉकेट तो ऑलरेडी सस्टेन ग्रोथ दिखाई रही है। फर्टिलाइजर पॉकेट है, स्पेशलिटी केमिकल से आपको एक अच्छी मूव दिख रही है, और रियल एस्टेट में भी कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स जहां पीछे के दिनों में तेजी नहीं आई थी, वहां पर अब आपको तेजी है। तो क्लियरली सेक्टर्स के बीच में भी, स्टॉक्स के बीच में भी चर्निंग और रोटेशन दिख रही है, वो क्लियरली दिखती है। ओपन अप थीम के काउंटर्स आपको पीवीआर, जुबिलेंट फूड, आदित्य बिरला फैशन वीक, इंडियन होटल्स, ये सारे काउंटर्स आपको फिर से आज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है संतोष, क्या ये कोई शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं? क्योंकि फिर मंथली एक्सपायरी भी है, और आई थिंक क्वार्टरली और ईयरली एक्सपायरी भी है। तो क्या लग रहा है आपको कि ओपन अप थीम से जुड़े हुए काउंटर्स, जहां पर हमने देखा कि पीछे तेजी से बाउंस बैक भी हुए, और उसके बाद प्रेशर भी इन्हीं काउंटर्स पे सबसे पहले आता है, क्या राय बनेगी आपकी अगर होटल काउंटर्स के, इंडियन होटल या आदित्य बिरला फैशन वीक की बात करें तो? इन स्टॉक्स की बात करें तो स्ट्रक्चर इनके बुलिश थे, बट रिसेंटली जो अचानक से ओमिक्रॉन की चिंता बढ़ी थी, उस वजह से कुछ शॉर्ट्स डेवलप हुए थे और मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ी थी। तो मेरे हिसाब से अब वो ईयर एंड आके लो वॉल्यूम है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। तो इट्स जैसे शॉर्ट कवरिंग मूव, बट फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है ABFRL और इंडियन होटल्स में, तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ एक्यूमुलेट किया जा सकता है, बट फॉर टाइमिंग एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है हमें।
बिल्कुल, आप कैसे ट्रेंड को देख रहे हैं? आज अगर पोजीशंस कैरी हो, ओवरनाइट कैरी करने का रिस्क लेने की सजेशन देंगे आप ट्रेडर्स को या नहीं? हम इस वक्त 17,000 के भी ऊपर है और 35,000 के भी ऊपर है बैंक निफ्टी पे। संतोष, वैसे डेटा देखा जाए तो पॉजिटिवली डेवलप हो रहा है। 17,000 के पुट पे काफी ज्यादा राइटिंग हो रही है। हालांकि 17,150 जो 20 डे मूविंग हर्डल है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। शायद इसके ऊपर हम निकल जाए, शायद 17,250 तक जाए, बट की मल्टीपल रेजिस्टेंस है, बट व्यू मेरा थोड़ा पॉजिटिव साइड ज्यादा है। आपका व्यू पॉजिटिव साइड ज्यादा है, यानी आप लॉन्ग्स कैरी करने की सलाह यहाँ दे रहे हैं। राजेश से जान लेते हैं। राजेश, आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, देखिए सेटअप तो यहाँ पे हमें लगता है कि नियर टर्म में पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से 17,000 को डिफेंड किया और बैंक निफ्टी ने भी 35,000 के लेवल के ऊपर अब क्लोजिंग करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे कल के सेशन में भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जिनकी पोजीशन है लॉन्ग पोजीशंस को कैरी किया जा सकता है। अब स्टॉप लॉस को रखे आप करीब 16,960 के आसपास, और हमें लगता है अपसाइड में जो टारगेट बन सकते हैं निफ्टी के लिए वो होंगे 17,200 17,250 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते सकती। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मूव आज बना है, लोअर साइड से काफी अच्छी रिकवरी बनी है। हमें लगता है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफी अट्रैक्टिव है और काफी स्टॉक्स ओवरसोल्ड टेरिटरी से कहीं ना कहीं अब एक बाइंग इंटरेस्ट पुलबैक का ट्रेड दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स भी यहाँ पे फोकस में रखे जा सकते हैं। स्पेशली कैनरा बैंक का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी हमें लगता है 35,500 जो कि इसका नेक्स्ट हर्डल है वहां तक के लिए जरूर एक अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। 34,850 ये स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में भी अभी हम यहाँ पे लॉन्ग करने की ही सलाह देंगे। क्या राजेश, अगर आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हो, जिनके पास है वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप एक्सेस सिक्योरिटीज में काम करते हो, वो तो मैं नहीं पूछता। एक्सेस तो दो ऑप्शन आपके सामने रखता हूं, SBI, HDFC, इनफैक्ट 3, एक तीसरा ICICI। इन तीनों में से एक शेयर मेरे को बताओ जिसको मैं आज अभी ले लूं और मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी रखूं, या मेरे पास है तो मैं इसको रख लूं अभी। इन तीनों में से चॉइस होगी आपके पास। टिम्पी जी, ICICI बैंक को बिल्कुल रखना चाहिए। ICICI बैंक का सेटअप हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है और स्टॉक 700 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो ICICI बैंक हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है, इसको कैरी करना चाहिए और ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। प्रश्न आपसे और पूछ लूं, आपको लगता है कि ये बजट से पहले 800 रुपए का हो जाएगा? टिम्पी जी, 800 रुपए ICICI बैंक के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन यस बजट तक की टाइम फ्रेम है तो बिल्कुल मुझे लगता है 780-800 के लिए बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 695 का और 780-800 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि 22 जनवरी तक की जो कॉल है मेरे पास 800 रुपए की, वो 6.5 रुपए की मिल रही है। आप अलाउ करोगे 6.5 रुपए का टोटल रिस्क लेके इस कॉल के अंदर आ सकता हूं? डाटा चेक करने की जरूरत नहीं, ICICI बैंक का देख के बता दीजिए। 800 की स्ट्राइक होगी, 22 जनवरी मेरी एक्सपायरी है, ठीक बजट से पहले। मेरे पास पूरा 1 महीना है। तो डिम्पी जी, मैं रादर देन एक स्ट्राइक को शिफ्ट करने की जरूर आपको यहाँ पे सलाह दूंगा। आप 800 की बजाय 760 की कॉल बाय करें तो मेरे हिसाब से उसमें यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहेंगे प्रॉफिट बनने के, क्योंकि 780-800 इसके लिए हर्डल है। तो 800 की कॉल लेने की बजाय 760 की कॉल ले 15 रुपए के आसपास, उसमें हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड रखें। स्टॉप लॉस रख लें आप करीब 6 रुपए के आसपास का इस कॉल ऑप्शन का, और इसके टारगेट हमें लगता है कि अगर जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूव बनेगा तो इसमें 40 रुपए तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ICICI बैंक पर बुलिश एक्सपर्ट्स और इस पर आपको राय और लेवल्स भी मिल रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग और हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी ने बहुत ही आसानी से बिल्कुल रिवर्स कर दिया जिस तरह की ओपनिंग दिखाई थी। 17,100 के पास है। आप देखते हैं कि इसके पास खुलता है या फिर इसको पार आज के ट्रेड में 2 मिनट 3 मिनट रह गए, इसको क्लियर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिलहाल निफ्टी पर जिन सेक्टर्स ने और स्टॉक्स ने आज मदद दी उसमें क्लियरली टेक्नोलॉजी और IT ड्रिवन काउंटर्स थे। फार्मा स्पेस ने भी आपको सपोर्ट अच्छा दिया। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज ये एक अच्छी तेजी के साथ दिखा और बैंक निफ्टी ने एक कंट्रीब्यूशन बड़ा किया। जिस तरह का प्रेशर बैंक निफ्टी पर सुबह RBL की न्यूज के बाद माउंट होता हुआ दिखाई दे रहा था, कुछ समय के बाद ही another 1 hour और सो आफ्टर द मार्केट ओपन, उसके बाद ही हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने नीचे के स्तरों से अपने आप को रिकवर किया और ना सिर्फ रिकवर किया, इनफैक्ट अब हम क्लोजिंग लगभग 225 पॉइंट्स ऊपर की करते हुए दे रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको कोटक बैंक, ICICI बैंक, ये सारे बैंक से अच्छा सहारा मिला।
फार्मा स्पेस है कुछ सिलेक्टिव काउंटर जहां पर एक मूव सस्टेन्ड है, उनमें कुछ काउंटर्स है, उसमें सिप्ला आपको लगेगा पिछले हफ्ते से ही तेज दिख रहा है। सन फार्मा आज भी आपको वो गेन्स को एक्सटेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑटोपैक ने भी बाद में अपने आप को रिकवर किया, टाटा मोटर्स, M&M यहां से रिकवरी आई लोअर लेवल से, उसके बाद हमने देखा कि वहां पर भी एक बाउंस बैक सेशन देखने को मिला। मेटल टर्न्स इनटू बी ग्रीन, लेकिन इतना खास कंट्रीब्यूशन आपको मेटल स्टॉक्स नहीं दिखेगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कई सारे स्टॉक्स जहां एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। पूरा केमिकल स्पेस, फर्टिलाइजर स्पेस, टी एंड कॉफी प्लांटेशन और लॉजिस्टिक्स स्पेस ऑलरेडी ये बजिंग चल रहा था और इन सारे स्पेस में आज आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। तो क्लोज हेडिंग टुवर्ड्स द क्लोज 17,100 के पास हम क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर लगभग 225 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। बड़े काउंटर्स जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ से कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं आया, लेकिन किसी तरह का दबाव भी नहीं बनाया इन काउंटर्स ने, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव स्पेस से भी आपको एक मिक्स्ड डिफरेंट सेक्टर से, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर से आपको काउंटर्स आज दिखेंगे। कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो पूरी तरह से सब लाल निशान में दिखाई दे। सबसे ज्यादा आपको अगर यहाँ लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखा रहे हैं तो फाइनेंस में दिखाई दे रहे हैं, सीमेंट स्पेस से दिखाई दे रहे हैं, फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा शॉर्ट कवर हुए हैं और ऑटो भी एक ट्रेडेड, एक्टिवली ट्रेडेड पैक आज सामने निकल कर आया। तो ओवरऑल एक अच्छा रिकवरी फ्रॉम द लोअर लेवल्स, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हर पड़ाव पर बाजार अब अपने आप को रीटेस्ट कर रहा है, लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है, और अब देखना है 17,100 के लेवल को अब बाजार को कल रीटेस्ट करना होगा, लेकिन फिलहाल आज हरे निशान में एक क्लोजिंग जरूर है। इंटरेस्टिंग क्लोजिंग, 1000 शेयर इनफैक्ट एडवांसेस में थे। एक और आज फील गुड इसलिए भी मार्केट के अंदर आ रहा है क्योंकि आज आपका सबसे लैकलस्टर दबा कुचला इंडेक्स आज हरे निशान में है, वो भी तब जब RBL जैसा झटका बड़ा लगा हो। RBL अभी भी 18% नीचे जाके बंद हुआ है, कल का कल देखेंगे, हालांकि कल तो F&O बैन में भी चला जाएगा वो शेयर, इसलिए थोड़ा फील गुड आपको ज्यादा आ रहा है। जब आप नीचे बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या देख रहे हैं उसमें IT और बैंकिंग का मिक्स आपको दिख रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आज ऑब्जर्वेशन के तौर पर ये है कि आज शैलो मार्केट्स के अंदर जो मिड कैप का प्ले है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रिटेलर्स को सूट करता है। एक एक शेयर जैसे कि ब्लिस GVS 14% ऊपर, पार्श्वनाथ में सर्किट लग गया, अशोक बिल्डकॉन सुबह खबर है तो 10% ऊपर हो गया। ये सारा प्ले मार्केट्स को बहुत पसंद आता है और यही वजह है कि आज आपको थोड़ा फील गुड हो रहा है। 17,000 के ऊपर निफ्टी बंद, 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद, ये आज का मार्केट का अचीवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। संतोष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, बातचीत की, अपने शेयर बताए, सेक्टर बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। फैल मेरे को और प्रियंका को आप इजाज़त दे सकते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, उम्मीद तो करते हैं कल मंगलवार सब कुछ मंगलमय ही होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।